सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट एस्पेक्ट के बारे में पढ़ना। यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेडरिक शोरियो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने अपनी पेंटिंग के थ्रू, अपने आर्ट के थ्रू क्या एक्सप्रेस करने का प्रयास किया, ये है कौन, इन्होंने बनाया क्या, उसके पीछे मैसेज क्या था, इन सभी बिंदुओं को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें अब तक की जर्नी की, तो हम लोगों ने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी ओवरव्यू को क्या कर लिया है, समझ लिया, पढ़ लिया। आज हम लोग इसकी बेसिक थीम यानी कि सबसे पहली जो फ्रेडरिक शोरियो के द्वारा बनाई गई पेंटिंग और ये जो पिक्चर है आपकी बुक में देखने को मिलती है। देखिए पिक्चर जितने भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं उनके बारे में आपको समझना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। और ये पिक्चर तो काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है। तो एक बार फिर से हमको इस पूरे चैप्टर की जो बेसिक थीम है कि हमको चैप्टर को किस वे में पढ़ना है, ये हमको बार बार आपसे मैं कहता हूं कि आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब इस चैप्टर को आप पढ़ने जाओ तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि इस चैप्टर को हम 6 पार्ट्स में बांटेंगे। कितने पार्ट्स में बांटेंगे? 6 पार्ट्स में बांटेंगे। और वो जो 6 पार्ट्स होंगे, सबसे पहली चीज़ तो हम पढ़ेंगे कि आपका सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यानी कि पूरे यूरोप में अगर सबसे पहले आपका रिवॉल्यूशन को अगर कोई कंट्री करती है और अपने यहाँ जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करती है और कर भी लेती है, तो वो था फ्रांस। उसके बाद वाले एस्पेक्ट की हम बात करेंगे, तो उसके बाद हम लोग तुरंत पढ़ेंगे जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो गया, फ्रांस में क्रांति हो गई और मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वहाँ से हट जाता है, तो अब इसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप में पड़ता है, जिसकी वजह से हम जो अगली हेडिंग इस पूरे बुक में पढ़ेंगे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चीज़ें हैं। अब जब यूरोप में आप ये बताइए राष्ट्रवाद फैलना शुरू होता है, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलना शुरू होता है, तो आपके वहाँ पर जो पहले से ऑलरेडी जो व्यवस्था इस्टेब्लिश थी, यानी जो ओल्ड नोशन था, क्या था? ओल्ड नोशन था। और साथ ही साथ जो मॉडर्न नोशन था, जो मॉडर्न नोशन था, इसके बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और जब कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो शुरू हो जाते हैं रेवोल्यूशन। क्या शुरू हो जाते हैं? रेवोल्यूशन। क्या शुरू हो जाता है? रेवोल्यूशन। देखिए चैप्टर की जो बेसिक थीम है वो आपको पता हो जानी चाहिए। इसके बाद जब आपका रेवोल्यूशन शुरू होगा तो इसी वजह से हम लोग अगली हेडिंग पढ़ते हैं, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। द एज ऑफ रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग 1830s टू 1848 तक के जो पूरे टाइम लाइन के बीच में हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में क्रांति हुई, उस क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप पे पड़ने लगा, जिसकी वजह से यूरोप में जो एरिस्टोक्रेसीज थी, जो आपके जो है मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी, जो कंजर्वेटिज्म था और जो मॉडर्न जो आइडियोलॉजी थी, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जिसकी वजह से एक एरा शुरू होता है, रेवोल्यूशन का एरा, जिसकी वजह से तमाम क्रांतियाँ शुरू हो जाती हैं। तमाम क्रांतियाँ यूरोप में क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग इस हेडिंग के थ्रू पढ़ेंगे, द एज ऑफ रेवोल्यूशन के थ्रू। अब रिवोल्यूशन होगा तो कुछ रिजल्ट भी आएगा, रेवोल्यूशन होगा तो कुछ रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट क्या आता है कि द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्ट्रेन केस ऑफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन का, जर्मनी का, इटली का और तमाम देशों का हम लोग यूनिफिकेशन पढ़ते हैं। यानी इसका हम यूनिफिकेशन वाला सिस्टम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि जर्मनी कैसे बना, जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ, इटली कैसे यूनिफाई हुआ और तमाम देश कैसे यूनिफाई आपके होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ तक कहानी पड़ गई। अब देश बन गए, देश बनना शुरू हो गए। अब इसके बाद उन सभी देशों को विजुअलाइज करना चाहिए, विजुअलाइजिंग द नेशन। इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को पढ़ेंगे हम लोग, विजुअलाइजिंग द नेशन। और इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट जो एस्पेक्ट है, उसका नाम है इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, यानी नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। यानी कि एक बार फिर से आप इन सभी टॉपिक्स को और समझें
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो प्रभाव है फ्रांस की क्रांति का पूरे यूरोप पे कैसे पड़ता है, जिसको हम लोग अगली हेडिंग के थ्रू पढ़ेंगे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर इसके बाद जब पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर फैलती है तो क्रांतियां अलग अलग जगहों पर शुरू हो जाती हैं, जिसको हम लोग द एज ऑफ रेवोल्यूशन के थ्रू पढ़ेंगे। फिर इसके बाद रेवोल्यूशन होगा तो कुछ रिजल्ट आएगा, जिसकी वजह से हम लोग जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की यूनिफिकेशन को पढ़ते हैं। ये हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे, या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन के बारे में। फिर जब राष्ट्र बनना शुरू हो जाते हैं क्रांतियों के फलस्वरूप, जब यूनिफाइड जर्मनी बनता है, यूनिफाइड इटली बनता है, तमाम चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, तो उन सभी देशों को हम लोग विजुलाइज करते हैं। जैसे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत माता बनाई गई। भारत यूरोप में नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू आप ये समझिए कि भारत माता जो एलिग्रीज हैं, जो भारत को रिप्रेजेंट करती हैं। उसी तरह जर्मनी की जर्मनियाँ हैं, फ्रांस की जो मरियन है, तमाम चीज़ें हैं। ऐसे तमाम जो यूरोप के जो देश थे उनको विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं, तो वो हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे। और इसके बाद राष्ट्रवाद पैदा होता है, उसी के साथ उसका एक ड्रॉबैक भी आता है, जिसका नाम होता है साम्राज्यवाद, जो उस वक्त फ्रांस के सभी देशों के अंदर आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। क्या होता है? क्या बोलते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी क्या होता है? शुरू होता है। इसी हेडिंग के साथ आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म होता है और चैप्टर नंबर 2 क्या होता है? शुरू होता है। तो आई होप आप इस चैप्टर की बेसिक थीम को, मैं बार बार बता रहा हूँ कि चैप्टर थोड़ा सा देखने में लेंदी लगता है, लेकिन अगर आप बेसिक थीम को एक बार दिमाग में रख लेते हो कि क्या सीक्वेंस है पूरे चैप्टर का, तो आपको काफ़ी मदद मिलती है। यहाँ तक हमने कहानी क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, जिसका नाम है पहली जो आप बुक को जब ओपन करते हो, आप सबसे पहले बुक को ओपन करते हो, तो सबसे पहले आपको यही पेंटिंग देखने को मिलती है। ये पेंटिंग आपको क्या करती है? बताती है कुछ, और वो चीज़ें क्या बता रही है वही हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके जो हैं भाई साहब, ये है फ्रेडरिक सोलियो। क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक सोलियो, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, जिनका नाम है फ्रेडरिक सोलियो। ये आपको याद हो गया होगा, पता भी होगा। इन्होंने द पैक्ट बिटवीन द नेशन, देखिए तमाम पेंटिंग्स बनाई, जिसमें ये 4 प्रमुख पेंटिंग देख सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ये 4 पेंटिंग इन्होंने बनाया। और इस 4 पेंटिंग में आपको ये जो पहली वाली पेंटिंग है, जो कि इसमें यहाँ पर देखने को मिलती है, वो आपको विशेष करके इस पूरे चैप्टर में क्या करनी है? पढ़नी है। तो इन्होंने जो अपने 4 पेंटिंग बनाई, इस पेंटिंग के थ्रू उन्होंने ये बताया द पैक्ट बिटवीन द नेशन। देखिए, फ्रैटर्निटी को एक्सप्रेस करने के लिए, फ्रैटर्निटी मतलब बंधुत्व, भाईचारा, आपस में मिलजुल कर, पूरे यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं, जो नेशंस हैं, वो मिलजुल कर साथ रहें, अपने काम को क्या करें? अंजाम दें। तो ये चीज़ें कह रहा है कि द पैक्ट बिटवीन द नेशन के नाम से इन्होंने जो है तमाम पेंटिंग्स बनाई, यानी हर पेंटिंग को उन्होंने नाम दिया क्या? द पैक्ट बिटवीन द नेशन। क्या दिया? पैक्ट बिटवीन द नेशन। ये पहली बात आपको याद होनी चाहिए। इसमें 4 पेंटिंग के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इस पेंटिंग के बारे में आपको पढ़ना है। और ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग को बनाया उन्होंने कब? 1848 में। फ्रेडरिक सोलियो ने इस जो पहली पेंटिंग आप देख पा रहे होंगे, इस 4 पेंटिंग में, जिसको उन्होंने द पैक्ट बिटवीन द नेशन कहा, इस पेंटिंग में जो पहली पेंटिंग थी, इसको बनाया 1848 में। कब बनाया? 1848 में। और इस पेंटिंग को बनाने के बाद उन्होंने किसका ड्रीम देखा? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। मतलब इस पेंटिंग के थ्रू उन्होंने क्या एक्सप्रेस करने का प्रयास किया कि वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, पूरे विश्व स्तर पे डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक व्यवस्था बने। ऐसा सपना उन्होंने कुछ इस पेंटिंग के थ्रू देखा। किसने? फ्रेडरिक सोलियो ने, जो कि क्या थे? फ्रेंच आर्टिस्ट। इन्होंने 1848 में अपनी तमाम पेंटिंग बनाई। उसमें जो ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग के थ्रू, इस पेंटिंग को भी हम लोग क्या बोलेंगे? द पैक्ट बिटवीन द नेशन। और इस पेंटिंग के थ्रू उन्होंने एक्सप्रेस किया द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यानी विश्व स्तर पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, सामाजिक रूप से गणतंत्र व्यवस्था हो। तो ये आपने इस पेंटिंग के थ्रू देखा। अब इस पेंटिंग की क्या जो विशेषता है, इसको हम लोग एक एक चीज़ों को क्या क्लासीफाई करेंगे। इसमें स्टैचू दिख रही है, तमाम फ्लैग्स दिख रहे हैं, तमाम लोग दिख रहे हैं, ऊपर कुछ लोग उड़ रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, नीचे कुछ जो है गिरा पड़ा है। इन सभी चीज़ों को हम लोग इस पेंटिंग के थ्रू देखेंगे। जैसे अगर इस पिक्चर को आप सबसे पहले देखते हो, इस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही, तो ये चीज़ें खास करके क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि फ्रेडरिक सोलियो ने अपनी पेंटिंग के थ्रू क्या बताने का प्रयास किया।
तो ये आप पहली बात समझिए, द पैक्ट बिटवीन द नेशन इस पेंटिंग का नाम है, और इस पेंटिंग के थ्रू डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जैसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का प्रयास फ्रेडरिक शोरियो जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे उन्होंने किया। अब इस पेंटिंग में क्या क्या सबसे पहले बताया गया, आप देख पा रहे होंगे ये जो नीचे है कुछ कूड़े का ढेर है, यहाँ पे एक स्टैच्यू है, यहाँ पर जो है कुछ लोग एंजल्स, परियां और जो जीसस क्राइस्ट हैं वो लोग ऊपर दिख रहे हैं। नीचे तमाम जो लोग हैं एक लॉन्ग ट्रेन में मार्च करते हुए क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ से? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से। इनके हाथ में क्या है? झंडा है। और ये जो फ्लैग है, ये जो झंडा है, ये एक्सप्रेस करता है हर झंडा हर देश को। ठीक है, यही सारी चीज़ें हम लोग जो है इसमें टोटल क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस पेंटिंग के बारे में समझना। तो इन 1848 फ्रेडरिक शोरियो जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, वो प्रिपेयर करते हैं अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, जिसके माध्यम से वो विजुअलाइज करते हैं अपने ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। भाई डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जैसे अपने सपने को वो इन पेंटिंग्स के थ्रू एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं। और फाइनली जो पहली प्रिंट है ऑफ द सीरीज, यानी इस सीरीज की जो 4 जो पेंटिंग थी, इसमें जो पहली प्रिंटिंग है, पहली जो प्रिंट है जिसमें देखने को मिलता है कि द पीपल्स ऑफ यूरोप्स एंड अमेरिका, द पीपल्स ऑफ यूरोप्स एंड अमेरिका, द पीपल्स ऑफ यूरोप्स एंड अमेरिका, वो आपके मेंस और वुमेन और सभी उम्र के लोग, सभी सोशल क्लास के लोग मार्चिंग इन लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है ये आपको पता चल गया होगा। ये जो मूर्ति आपको दिख रही है ये आज़ादी की मूर्ति है, स्वतंत्रता की क्या है, मूर्ति। तो कह रहा है कि जो यूरोप के जो लोग हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग, सभी वर्ग के लोग एक लंबी कतार में एक साथ जो है मार्च करते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं, होमेज देते हुए, श्रद्धांजलि को अर्पित करते हुए, होमेज करते हुए। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। लिबर्टी मतलब आज़ादी, आज़ादी मतलब स्वतंत्रता। फ्रीडम को जो है एज अ फीमेल फिगर के रूप में कैटेगराइज करते हैं, पर्सोनिफाइड करते हैं। हम जानते हैं जिसे कहा गया अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर दरवाजा खटखटाती है लेकिन सिर्फ एक बार। तो अवसर कोई लड़की नहीं है, लेकिन उसको पर्सोनिफाइड कर लिया गया है, उसका मानवीकरण कर लिया गया है कि अवसर जैसे कोई एक क्या हो, लड़की हो। उसी तरीके से फ्रेंच जो आर्टिस्ट थे उस वक्त के, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौर में जो भी फ्रेंच आर्टिस्ट थे वो लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर के रूप में जो है एक्सेप्ट करते हैं कि आज़ादी जो है एक महिला के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई गई है वो भी एक महिला की ही जो है मूर्ति है, उसके माध्यम से वो कैटेगराइज करते हैं, पर्सोनिफाइड करते हैं लिबर्टी को एज ए फीमेल फिगर के रूप में। अब आप इसमें क्या देख रहे हो कि जो मूर्ति है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसके एक हाथ में टॉर्च है, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट का है, एंड सी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। एक हाथ में इस मूर्ति को देखेंगे आप, इस मूर्ति को देखेंगे, एक हाथ में इस मूर्ति के हाथ में चार्टर है जो राइट ऑफ मैन यानी सभी मनुष्यों के अधिकारों की घोषणा करता हुआ एक चार्टर है, एक घोषणा पत्र है। और दूसरे हाथ में अगर देखा जाए तो दूसरे हाथ में एक टॉर्च है, जो है क्या है, टार्च है। अब टार्च का मतलब ये मत समझिएगा रोशनी दिखा, रोशनी का मतलब यहाँ पे इनलाइटनमेंट का है, जैसे लोगों को सही रास्ता दिखाया जा रहा है या फिर प्रकाश की तरफ लेकर चला जा रहा है, ऐसा कुछ मामला है। तो आप ये समझिए, एक इस मूर्ति के एक हाथ में टॉर्च है, टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट का है, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन यानी लोगों के अधिकारों की घोषणा करता हुआ एक घोषणा पत्र है। ठीक है, वहीं पे अर्थ की बात करें, धरती पे जमीन की बात करें, जो कि फोरग्राउंड में दिख रहा है इस पिक्चर के, इमेज ऑफ लाइज द सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन होते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन मतलब जो मोनार्कियल सिस्टम है, राजा राजशाही व्यवस्था है, इन सब के जो अवशेष हैं, जो वो क्या हो है, सैटर्ड है। सैटर्ड मतलब ये आप नीचे देखिए इस इमेज के फोरग्राउंड में, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस इमेज में यहाँ पे आपको जो है क्राउन देखने को मिल रहा है, राजा के जो है कपड़े मिल रहे हैं, राजा के सिंहासन टूटे फूटे बिखरे हैं, यानी जितने भी राजा और राजशाही से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो सभी टूटे फूटे इस इमेज के फोरग्राउंड में हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि ये हो गया सेकेंड एस्पेक्ट। फिर इसके बाद और इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है, सोरियोस की जो यूटोपियन विजन है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज ए डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। भाई जितने लोग ग्रुप हुए हैं, ये देख रहे हैं सभी लोग, आपको मैं दिखा देता हूँ। इस पूरे पिक्चर में तमाम लोग आपको दिख रहे हैं,
इसमें जो लोग ग्रुप्ड हुए हैं उन सभी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं उनकी फ्लैग्स के थ्रू, उनकी जो है नेशनल कॉस्ट्यूम जो राष्ट्रीय वेशभूषा है उसके, और उनके द्वारा जो झंडे वो लेके चल रहे हैं उनके थ्रू उन देशों को हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आपने देखा एक झंडा, दो झंडा, तमाम ये जो फ्लैग्स हैं, तमाम अलग अलग जो कॉस्ट्यूम्स हैं, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, नीचे आपके जो साइटर्ड हैं, जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के जो रिमेनिंग जो मतलब जो भी आप समझिए मोनार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के जो भी सिंबल हैं वो आपको इस इमेज के फोरग्राउंड में टूटे फूटे बिखरे हमें देखने को मिल जाते हैं। ये अगला जो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, फिर साथ ही साथ इस प्रोसेशन को लीड करता हुआ, लीडिंग द प्रोसेशन वी पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जो प्रोसेशन है वो धीरे धीरे लिबर्टी से क्या हो रहा है, गुजर रहा है, और इस प्रोसेशन को लीड कौन कर रहा है, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। देखिए अब हमें समझ में आ गया कि ये जो सभी लोग एक साथ ग्रुप होके एक लॉन्ग ट्रेन बनाकर चल रहे हैं वो अपने आप को नेशन स्टेट और फ्रीडम की तलाश में वो जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी से को क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो ये कोई एग्जैक्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये इस पिक्चर के थ्रू दिखाया जा रहा है कि तमाम जो यूरोप के देश हैं वो अपने यहाँ नेशन जैसी व्यवस्थाओं को, नेशन स्टेट जैसी व्यवस्थाओं को बनाना चाहते हैं। वो सभी लोग जो है अपने यहाँ फ्रीडम, लिबर्टी जैसी बातों को मेंटेन रखना चाहते हैं, क्योंकि राजा राजशाही जो व्यवस्थाएं थी वो ऐसा नहीं होने देती थी, सबको अपना जो है गुलाम बना के रखती थी। तो ये दिखाया जा रहा है कि उस वक्त जो प्रोसेशन चल रहा था, उस प्रोसेशन के थ्रू जो आंदोलन चल रहा है, जो भीड़ चल रही है, जो पूरा जो लंबी कतार में लोग चल रहे हैं, वो जाते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। और उस वक्त के दौर में, अगर जिस वक्त ये पिक्चर बनाई गई 1848 में, उस वक्त जो स्विट्जरलैंड है, जो यूएसए है, ये ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे। इसलिए इस प्रोसेशन को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। प्रोसेशन को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस को हम लोग इस पूरे जो है लंबी श्रृंखला में हम पहचान सकते हैं। बिल्कुल देखिए आप आगे देख सकते हैं, सबसे आगे क्या है, जो कि अभी जस्ट जो है मूर्ति को जो है मूर्ति से गुजरा हुआ है, जो इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इससे जस्ट गुजरा है। तो फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच द स्टैचू। वो जस्ट अभी स्टैचू के पास क्या हुआ है, पहुंचा हुआ है। सी फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग जैसे आपको मैं दिखा दूं तो फ्रांस अभी जस्ट जो है पहुंचा है, यानी कि वो भी जो है नेशन स्टेट जैसी व्यवस्था है, क्योंकि क्रांति आपकी फ्रांस में हो चुकी थी, ठीक है। और ये जो फ्रांस है इसको फॉलो किया जा रहा है जर्मनी के द्वारा। किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा। और ये जर्मनी का जो झंडा आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक रेड और गोल्ड जो है, ब्लैक जो है येलो और गोल्ड जो फ्लैग है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं जर्मनी को, जो कि जर्मनी क्या किसको फॉलो कर रहा है, फ्रांस को। फ्रांस अभी जस्ट जो है इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा है, यानी कि वो भी नेशन स्टेट बन चुका है। और इस पूरे सिस्टम में यूएसए और स्विट्जरलैंड पूरे इस प्रोसेशन को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ नेशन स्टेट ऑलरेडी बन चुके हैं। ये सारी बातें हो गई। साथ ही साथ इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोर्यूस क्रिएटेड हिज इमेज, दिस इमेज, द जर्मनी पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। द फ्लैग दे कैरी is an expression of the liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। देखिए जर्मनी जो आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में जो आप जर्मनी को देख रहे हो, उस वक्त जर्मनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जर्मनी उस वक्त के दौर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, मतलब करता था जब ये 1848 में जो पिक्चर बनाई गई थी। तो इसलिए कह रहा है कि जो फ्लैग वो कैरी कर रहा है वो इस बात का एक्सप्रेशन है, किस बात का, ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग। जो तमाम असंख्य जो जर्मन स्पीकिंग जो लोग हैं उनको यूनाइट करके एक यूनाइटेड जर्मनी बनाने का सपना जो है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। जबकि उस वक्त जर्मनी एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन जो जर्मनी को यूनिफाई करने वाले जो लोग हैं वो भी इस कतार में दिखाए गए कि वो भी अपने आप को यूनिफाइड एक जो है नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपने यहाँ बनाना चाहते हैं, तमाम चीज़ जर्मन स्पीकिंग लोगों के लिए पूरी व्यवस्थाओं को नेशन स्टेट को बनाना चाहते हैं। तो वो भी चीज़ें इस पूरे पिक्चर में देखने को मिल जाती है। बात करें जर्मन पीपल को, फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लैम्बॉर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। यानी जर्मनी को पीछे आप देख पा रहे होंगे तमाम देश हैं, तमाम जो नेशन स्टेट उस वक्त नहीं बने थे वो भी फॉलो करते हुए जर्मनी को चल रहे हैं। कौन कौन से, ऑस्ट्रिया हो गया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज हो गए, लैम्बॉर्डी हो गया, पोलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, हंगरी हो गया, रशिया हो गया। ये सभी भी हमें उस वक्त जो पिक्चर में
फ्रेडरिक शोरियो ने एक्सप्रेस किया है उसमें हमें देखने को मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं जर्मनी के पीछे तमाम देश देखने को मिलते हैं जो कि जर्मनी को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। फ्रॉम द हेवेंस, अब ये सारी चीज़ें हो गई नीचे हमें देखने को मिलती है, लेकिन हेवेंस की बात करें, ऊपर स्वर्ग की बात करें, आसमान की बात करें, ऊपर से जो क्राइस्ट, सेंट एंड एंजल्स जो हैं गेज अपॉन द सीन, इस पूरे सीन पर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं और सबको क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। देख रहे हैं ऊपर जो एंजल्स हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, एंजल्स हैं और सेंट हैं, और एंजल्स हैं, सेंट हैं और जीसस क्राइस्ट हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरी पिक्चर के ऊपर गेज कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। यानी जो ऐसा यूरोप के लोग कर रहे हैं तो ऊपर जो देवी देवता हैं वो भी क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, वो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तो वही लिखा है कि फ्रॉम द हेवेंस अबव क्राइस्ट, सेंट एंड angels gaze upon the sea. They have been used by the artists to symbolize fraternity among the nation of the world. अब ये जो लास्ट लाइन लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अंतर्गत ये कहा कि भाई ये जो पिक्चर है, ये डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक को सोचने वाला जो उसका विजन था डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का, फ्रेडरिक शोरियो का, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, इस पिक्चर को यूज क्यों कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। भाई जो नेशन ऑफ द वर्ल्ड है, यूरोप के तमाम जो देश हैं उनके बीच में फ्रेटर्निटी को डेवलप करने के लिए उस वक्त के जो आर्टिस्ट थे वो इस पिक्चर का यूज करते थे, जो पिक्चर फ्रेडरिक शोरियो ने 1848 में क्या कर दी थी, बना दी थी। उस पिक्चर का यूज तमाम जो फ्रेंच आर्टिस्ट हैं अपने यहाँ फ्रेटर्निटी को डेवलप करने के लिए, फ्रेटर्निटी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस पिक्चर का यूज करते थे, क्योंकि इस पिक्चर में जो तमाम यूरोप के जो देश हैं वो एकजुट होकर आज़ादी की बात कर रहे हैं, और जब वो एक साथ हो रहे हैं तो तमाम जो राजा और राजशाही जो व्यवस्था है उखड़ के नीचे गिर जाती है, बिखर जाती है, और ऐसा करने पे ऊपर से देवी देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं जो कि इस पिक्चर में दिखाई गई। तो आई होप आपने इस पूरे पिक्चर में जो कि फ्रेडरिक शोरियो ने 1848 में बनाया था इसको जो है अच्छे से समझ लिया हो। अब एक दो शब्द हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, क्या क्या है, नेशन, एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन। इन तीनों शब्दों को भी आप अच्छे से समझ लीजिए क्या क्या मामला है इनका। मामला पहला जो है आपका ये है कि नेशन क्या होते हैं। ए नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट एंडेवर्स, सेक्रीफाइसेस एंड डिवोशन। देखिए ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो आप देखेंगे यहाँ पे अर्नेस्ट रेनन जो आपके लास्ट पैसेज आप देखेंगे, पेज जब टर्न करेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक को तो उसमें उन्होंने पूरा बाकायदा अच्छे से नेशन की क्या बताई है, परिभाषा बताई है अच्छे से, यहाँ से लेके यहाँ तक कि a nation is the culmination of a long past of endeavors, sacrifices and devotion। जो नेशन होता है किसी जाति, धर्म या समुदाय या सोसाइटी के आधार पर नहीं बनता है, या फिर धर्म के आधार पर जो बनता है वो देश नहीं होता, जाति के आधार पर जो बनता है वो देश नहीं होता, बल्कि जो देश होता है वो कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, एक लंबे प्रयासों यानी लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से लोगों के द्वारा एक जो लंबा प्रयास होता है, साथ ही लोगों द्वारा एक लंबा जो बलिदान लोग देते हैं, लोग जो है लंबे समय से एक देश के जो लोग हैं वो किसी टेरिटरी के प्रति, एक राष्ट्र के प्रति जो समर्पण दिखाते हैं वही आपका राष्ट्र कहलाता है। राष्ट्र ये नहीं कि एक जैसे जाति वाले लोग हैं तो राष्ट्र बन गया, एक जैसे धर्म के लोग हैं तो जाति बन गई, एक जैसे लोग जो है एक जैसे कल्चर है तो राष्ट्र बन गया, नहीं, बल्कि राष्ट्र वो होता है उसका एक लंबा पास्ट होता है। राष्ट्र वो होता है जहाँ का एक लंबा पास्ट होता है जिसमें कि उस पास्ट में लोगों का जो है एंडेवर्स, अपने राष्ट्र के प्रति प्रयास, समर्पण, बलिदान शामिल होता है। इन सब चीज़ों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशन बोलते हैं। नेशन जो होता है किसका रिजल्ट होता है, किसका कल्मिनेशन होता है, लॉन्ग फास्ट ऑफ एंडेवर्स, सेक्रीफाइस और डिवोशन, यानी लंबे समय तक चले प्रयासों, बलिदानों और समर्पण का जो रिजल्ट है, जो कल्मिनेशन है, वही आपका नेशन कहलाता है। ना कि जो नेशन होता है ये नहीं कि कोई जो है कॉमन लैंग्वेज हो जाए तो नेशन बन जाएगा, रेस है तो रिलीजन है तो टेरिटरी है तो नेशन, नहीं, उसको नेशन नहीं बोलेंगे। नेशन में वो होता है जिसमें लंबे समय तक लोगों के द्वारा सामूहिक जो प्रयास किए गए हों, उस जगह के लिए बलिदान दिए गए हों, समर्पण हो, इन सभी चीज़ों से जो बनता है वही आपका नेशन कहलाता है। तो नेशन आई होप आप समझ पाए होंगे। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, जिसको हम लोग बिल्कुल बोलते हैं लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेन ऑन द पावर्स, है जिसपे कोई चेक ना हो। निरंकुश जिसको बोलते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि जो रूल करता हो उस पर किसी प्रकार का रिस्ट्रेन ना हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, उसको एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं।
मतलब किसी पावर को एक्सरसाइज, राजा क्या करता है, अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है और कोई उस पर चेक नहीं लगा सकता, कोई इसको रोक टोक नहीं कर सकता। तो ऐसी जो चीज़ है वो आपकी एब्सोल्यूटिस्ट कहलाती है। यूटोपियन क्या होता है, तो यूटोपियन मतलब एक हाइपोथेटिकल चीज़ जो वास्तव में एग्जिस्ट न करती हो, कि एक ऐसा विजन ऑफ अ सोसाइटी, एक समाज का ऐसा विजन जिसमें कि दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, मतलब वो इतना समाज आदर्श हो कि वास्तव में ऐसा संभव ही न हो। मतलब एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो समाज बिल्कुल आदर्श हो, हर मामले में एकदम आइडियल हो, जबकि ऐसा कोई बिल्कुल संभव हो ही ना, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी यूटोपियन। यूटोपियन मतलब समझ सकते हैं आप, सिंपल सी बात है, काल्पनिक चीज़। क्या काल्पनिक चीज़ जो वास्तव में एग्जिस्ट न करती हो। अब ये जो क्वेश्चन आपने पूरा अब तक पढ़ा फ्रेडरिक शोरियो के बारे में, इस पे जो PYQs है, PYQs जो हैं वो आपके लगातार अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में बनते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है एनालाइज द थीम ऑफ फ्रेडरिक शोरियोस पेंटिंग, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके 4 से 5 नंबर के, कि जो फ्रेडरिक शोरियो की पेंटिंग की जो थीम है उसको एनालाइज करिए। या फिर ऐसे हाउ हैज़ द फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक शोरियो विजुअलाइज्ड इन हिज फर्स्ट प्रिंट ऑफ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड एंड मेड अप द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो आपको ये क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, जिसका आंसर आप लोग इस तरीके से क्या करेंगे, बिल्कुल पॉइंटर डाल डाल के लिखते चले जाएंगे। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक को लेकर, डिस्क्राइब द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक शोरियोस द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ऐसे भी बन सकता है। तो ये PYQs भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले साल लगातार विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म के रूप में। यानी कि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया जो ये पेंटिंग की फ्रेडरिक शोरियो ने जो पेंटिंग बनाई थी 1848 में, इसके कंप्लीट एस्पेक्ट को। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पूरे चैप्टर के ओवरव्यू को देखा, इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखा, फ्रेडरिक शोरियो कौन है उसको देखा, इस प्रिंट के बारे में सभी एस्पेक्ट को देखा, कुछ कीवर्ड जैसे कि एब्सोल्यूटिस्ट हो गया, यूटोपियन हो गया, नेशन हो गया, इन सब चीज़ों को देखा। और फाइनली हम लोगों ने इस पूरे इस टॉपिक को, इस चैप्टर के इस टॉपिक को, जिसमें कि फ्रेडरिक शोरियो ने अपनी 4 प्रिंट बनाए थे, जिसमें पहली प्रिंट के बारे में कंप्लीट एस्पेक्ट था, उसको डिस्कस किया। सो आई होप आप इसके सभी एस्पेक्ट को बिल्कुल क्लियरली समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे, जान पाए होंगे। सो आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू और आप इस टॉपिक को खूब अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आए एक बार और रिवाइंड करके आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ इस चैप्टर पर जितने भी आपके सुझाव रहेंगे वो भी बिल्कुल जो है उनका वेलकम है, उस पर हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। सो इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।